लखनपुर नाम का एक गांव था। वैसे तो वो गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। गांव वाले भी काफी खुश मिजाज थे, लेकिन जब भी होली का त्योहार नजदीक आता, गांव वाले दहशत में आ जाते। एक दिन गांव वाले गांव की चौपाल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, फिर से होली आ रही है। इस बार क्या प्रोग्राम है? इस बार तो भांग वांग होनी चाहिए भैया, हैं? गुलाल और रंग के साथ, है ना? क्यों? बात तो ठीक है भीमा भैया, लेकिन जोश जोश में भूल गए लगत है पिछली खूनी होली को, है? शंकर की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे भैया, हम कहत हूँ याद न दिलाओ भैया, पिछली होली मत याद दिलाओ भैया। 10 दिन नींद नहीं आई भैया वो चुड़ैल का खूनी चेहरा देखकर। पता है, पूरे 15 लोग मारी थी दुष्ट। तभी गांव वाले की बीवी सविता जो वहीं खड़ी होती है बोलती है, हाँ भैया, ई पुत्तन जी सही कहत हैं। ई तो इतना घबरा गए थे कि अब तो अकेले नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं हमका टॉयलेट के बाहर खड़े करके जाते हैं। तभी भीमा हंसते हुए बोलता है, अरे भौजी, एक बात बोलो, कहीं बाहर खड़े होकर सीटी तो नहीं बजाती हो? भीमा की बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ गांव के बूढ़े सरपंच आते हैं और बोलते हैं, अरे चुप करो, नाम खोलो। जब देखो ही दांत दिखाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? है? मामले को समझो। याद नहीं कि वो चुड़ैल क्या बोल कर गई थी? तभी भीमा बोलता है, अरे हम नहीं थे वहाँ। बताओ सरपंच जी, वो क्या बोली थी? वो बोली थी कि गांव वालों, इस बार होली मत मनाना, नहीं तो मैं फिर आऊंगी और इस बार पहले से भी ज्यादा तांडव दिखाऊंगी। आप सब लोग भी ना, अरे ये चुड़ैल उड़ैल से हम डरत नहीं है भैया। हाँ, और हम तो खेलेंगे होली। देखत है कौन चुड़ैल आवत है। हाँ। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और होली का दिन आ जाता है। होलिका दहन के दिन गांव वाले भीमा के कहने से लकड़ी जमा करते हैं और रात में उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं। देखें गांव वालों, आज तो होली भी जला लिए, कौनो भूतनी नहीं आई। हाँ, तुम लोग यूं ही चिंता करत हो भाई। उधर गांव वाले होलिका दहन की खुशियां मना रहे होते हैं। वहीं चुड़ैल गांव के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इन गांव वालों की बहुत हिम्मत बढ़ गई है, होली जला रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। आज नहीं छोड़ूंगी ने। तभी गांव के छुट्टन और राजू वहां से निकलकर अपने घर की ओर चलने लगते हैं। चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। अरे भैया तनिक रुको, जरा हमको लघु शंका आई है, कर लें तो चलें। ऐसा कहकर राजू साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है। तभी चुड़ैल आती है और उसको पकड़कर उड़ने लगती है। अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, कम से कम लघु शंका तो कर दे। मेरे साथ चल, तेरी सारी लघु शंका का निवारण करती हूँ। मना किया था ना कि होली मत मनाना। अरे छुट्टन, अब बचा मुझे, ये चुड़ैल लेकर जा रही है भैया, बचाओ रे। कहाँ बचाए तो है भैया? पहले हम तो भागे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चुड़ैल उस गांव वाले को लेकर गायब हो जाती है। उधर छुट्टन वहां से भागता हुआ आता है और गांव वालों के पास पहुंचता है। अरे छुट्टन, क्या हुआ? तुम तो रामू के साथ गए थे ना, क्या हुआ? काहे घबरा रहे हो बे? भीमा भैया, वो चुड़ैल वापस आ गई, वो मार डालेगी सबको। क्या बोलते हो? कौन चुड़ैल छुट्टन? तभी सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। अब क्या और कौन क्यों कर रहे हो भीमा? मैंने तुम्हें बोला था ना कि होली मत मनाओ, लेकिन तुम नहीं माने। देखो, तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में आ गया। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और रामू की सर कटी लाश गांव वालों के सामने फेंक देती है और बोलती है, गांव वालों, ये लो संभालो अपनी अमानत। बोला था ना कि होली नहीं मनाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने, अब भुगतो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर गांव वाले भी डर कर अपने घरों के अंदर चले। भीमा उन दोनों से बोलता है, शंकर, छुट्टन, क्या तुम दोनों को भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं भीमा भैया, आप भी कैसी बात करत हो? आपने कौनो गलत काम नहीं किया है, बल्कि हम गांव वाले ही
इस चुड़ैल से डरे जा रहे हैं। सही कह रहे हो शंकर भैया, ये चुड़ैल हमारे प्यारे दोस्त रामू को खा गई। हमरा बस चले तो इसका सर फोड़ डालें, लेकिन क्या करें। और भीमा भैया तुम दुखी ना हो, ये चुड़ैल तो वैसे भी गांव वालों को मार ही डालेगी। तुम दोनों की बात सुनकर मन को बहुत शांति मिली है, लेकिन इस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि हम इसकी धमकियों से डर जाएं। इसको तो यहाँ से भगाना ही होगा। बात तो आप बहुत सही पकड़े हैं भीमा भैया, लेकिन इसको हम कैसे भगा सकते हैं? ये चुड़ैल है और हम इंसान, ये तो बहुत शक्तिशाली है भैया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शंकर भैया, हम इंसानों से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है, क्योंकि सोचने की ताकत सिर्फ हम लोगों के पास है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा कहकर भीमा उन दोनों को अपनी आगे की योजना समझाता है। अगले दिन योजना के अनुसार वो तीनों रंग, गुलाल और पिचकारियां लेकर घर से बाहर निकलते हैं और होली खेलने लगते हैं। भीमा भैया कैसा लगा हमरा रंग? बहुत ही पक्का है, छूटेगा नहीं। हाँ तो भैया हम कौन सा पीछे हैं आपसे? जिस दुकान से आप लिए हो उसी दुकान से हम भी रंग खरीदे हैं। हाँ, तुम भी अपना चेहरा बचाओ भैया। तीनों के चेहरे रंग से ढक जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम तीनों जोकर नहीं माने मेरी बात। होली खेलनी है, चलो खेलो मेरे साथ होली, चलो खेलो। ऐसा कहकर चुड़ैल उन तीनों की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल को ऐसे गुस्से में आता देख भीमा बोलता है, चुड़ैल जी रुको तो सही, ये तो हमारी आखिरी होली है, क्योंकि आप हमें मार दोगी। लेकिन हर मरने वाली की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो हमें उम्मीद है आप भी ये पूरी करोगी। बहुत तेज है, चल बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हम तीनों को पकोड़े खाने हैं। बहुत चटोरे हो तुम तीनों, चलो इच्छा पूरी की तुम्हारी, खा लो। फिर वो तीनों चुड़ैल के साथ भीमा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। भीमा के घर पहुंचकर तीनों पकौड़े खाने लगते हैं। उन्हें ऐसे पकौड़े खाते देख चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है। भीमा उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे चुड़ैल जी आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप भी खाइए, ये लीजिए पकौड़े। नहीं नहीं, मैं पकौड़े नहीं खाती। अरे चखो तो सही, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। वैसे भी ये पकौड़े खाने के बाद तो आप हमें मार ही दोगी। भीमा के बार बार कहने पर चुड़ैल पकौड़े खाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकौड़े खाने लगती है उसे चक्कर आने लगते हैं। ये तुमने इसमें क्या मिलाया है दुष्टो? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे बेहोशी क्यों आ रही है? चुड़ैल मैडम, ये भांग के पकौड़े हैं, इसे खाकर तो बाहुबली को भी चक्कर आ जाते हैं। अब आप भी चक्कर खाती रहो। मैं तुम तीनों को कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन तभी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। छुट्टन और शंकर चुड़ैल को जल्दी से बांध देते हैं और भीमा एक तांत्रिक को बुला लाता है। चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों सता रही है? पीछा छोड़ दे इनका, क्यों जान लेना चाहती है इनकी? मैं इन दुष्ट मनुष्यों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। होली के दिन नशा करके गाड़ी चढ़ा दी थी मेरे ऊपर, जिससे मैं मर गई थी। अब मैं इन दुष्टों को हर होली पर मारूंगी। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल, लेकिन कुछ लोगों के किए की सजा सब लोगों को नहीं दी जा सकती। तुझे इन लोगों को छोड़ के जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन गांव वालों को। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी रस्सी तोड़ डालती है और भीमा को गर्दन से उठा लेती है। भीमा को फंसा देख पुत्तन बोलता है, अरे बाबा जल्दी करो, नहीं तो आप इसे भस्म करो न करो, ये हमारे दोस्त का पकोड़ा जरूर बना देगी भैया। कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने पास से गुलाल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल के ऊपर जैसे ही गुलाल गिरता है वो जलने लगती है। दुष्टिये, तूने मुझ पर क्या डाल दिया? मैं मर रही हूँ। थोड़ी देर में चुड़ैल जल जाती है और भीमा भी आजाद हो जाता है। वाह बाबा, आप तो महान हैं। एक गुलाल से ही चुड़ैल को भगा दिया। अब आप भी होली खेलो। ऐसा कहकर वो तीनों भी बाबा को रंग लगा देते हैं। इस गुलाल में शिवजी की भभूत मिली थी। पर ध्यान रहे, आगे से होली पर नशा नहीं। इस खुशी के त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाना। एक छोटे से शहर में सबिता नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने पति मोहन और अपनी सास के साथ रहती थी।
सविता की एक 2 महीने की बच्ची थी जिसे वो प्यार से रीना कहकर बुलाती थी। सविता का पति मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। सविता के पति को फैक्ट्री में काम करने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। एक दिन की बात है, सविता का पति मोहन फैक्ट्री में मशीन चला रहा था। तभी अचानक से मोहन का हाथ मशीन में आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोहन की आवाज सुनकर सभी फैक्ट्री के आदमी मोहन के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तक मोहन का मशीन में एक हाथ बुरी तरह से कुचल चुका होता है। मोहन दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मर गया रे, मर गया रे, मर गया। देखते ही देखते मोहन खून से लथपथ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सभी फैक्ट्री की लेबर मोहन को उठाकर अस्पताल पहुंचाती है। मोहन की ऐसी गंभीर हालत देखकर डॉक्टर उसका इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। सविता पति की खबर सुनकर अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर आकर सविता से कहता है, देखिए, हमें आपके पति का हाथ काटना पड़ेगा। अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। सविता बेचारी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। वो तो बस अपनी बेबस आंखों से अपने पति को देखकर रोए जा रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन करके मोहन का हाथ काट देते हैं। मैंने इनका ऑपरेशन कर दिया है। अब आपके पति ठीक हैं। आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप इन्हें समय से देते रहना। और एक बात और, अभी आप इन्हें कोई भी काम मत करने देना। इनका खून बहने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। जी डॉक्टर साहब। सविता अपने पति को घर ले जाती है। जो कुछ भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो मोहन के इलाज में लग गया था। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। घर में एक पैसा भी नहीं बचा जिससे मैं घर का राशन ले सकूं। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुझे भूख लगी है, पर मैं तुझे दूध कहाँ से लाकर पिलाऊं। और वो रोते रोते सो जाती है। और अगले दिन सविता देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है। हे भगवान, ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अब माँ जी की भी तबीयत खराब हो गई। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं जिससे माँ जी का इलाज हो सके। सविता अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने जाती है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अब तो रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। ऐसे में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सविता ये सोचकर अपनी बच्ची रीना को गोद में उठाती है और काम की तलाश में निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है। मेम साहब, क्या मुझे आपके घर में कुछ काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। क्या तुम ये सब कर पाओगी? जी जी, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। आप मुझे जो काम देंगी मैं वो कर लूंगी। ठीक है, कल सुबह तुम समय से काम करने आ जाना। सविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सविता अपनी बच्ची को गोद में उठाकर काम के लिए निकल जाती है। सविता की मेम साहब सविता की गोद में बच्ची को देखकर उससे कहती हैं, सविता, तुमने बताया नहीं कि तुम अपने साथ काम करने के लिए अपनी बच्ची को लेकर आओगी। वो मेम साहब, घर में मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। नहीं नहीं नहीं, तुम काम नहीं कर सकती। मेम साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं मेरी बच्ची के साथ आपके घर का सारा काम कर लूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेम साहब कुछ देर सोचकर सविता से कहती है, ठीक है, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अब तुम चाहे जैसे भी करो। मेम साहब सविता से कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता अपनी बच्ची को प्यार से, मेरी बच्ची, तेरी माँ को घर का काम करना है ना, तू यहाँ आराम से सो, मैं जल्दी से काम करके तुझे खिलाऊंगी। फिर सविता घर के एक कोने में कपड़ा बिछाकर अपनी बच्ची को सुला देती है और रसोई में बर्तन धोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद बर्तनों की आवाज से सविता की बच्ची जाग जाती है और रोने लगती है। सविता ये सब देखकर जल्दी से बर्तन छोड़कर अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है। सविता की गोद में लेते ही बच्ची चुप हो जाती है। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। तेरी माँ को बहुत सारा काम करना है। तेरी माँ काम करेगी तभी तो तेरे पापा और तेरी दादी का इलाज करा पाएगी। अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो तेरी माँ काम कैसे करेगी। जैसे ही सविता की बच्ची सो जाती है, सविता वापस बर्तन धोने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद बच्ची बर्तनों की आवाज से जाग जाती है और रोने लगती है। सविता अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती है। इतने में ही बच्ची के रोने की आवाज से
सविता की मेम साहब आ जाती है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, तुम काम नहीं कर पाओगी। वो मेम साहब, मैं थोड़ा इसे सुला दूं, फिर मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर इस बार तुम्हारी बच्ची रोई तो मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगी। जी मेम साहब। सविता का काम करना बहुत जरूरी था। सविता एक कपड़ा लेती है जिससे वो अपनी बच्ची को कमर में बांध लेती है। फिर सविता अपनी बच्ची को कमर पर बांधे बांधे घर का काम करने लगती है। सविता बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, खाना सब काम कर लेती है। सविता की मेम साहब सविता को इस तरह काम करते देख हैरान होती है। मजबूरी भी ना, इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। जब सविता घर का सारा काम कर लेती है, मेम साहब मैंने घर का सारा काम कर लिया है, ठीक है कल तुम समय से काम करने आ जाना, हो सके तो अपनी बच्ची को घर पर छोड़ कर आना। मेम साहब मैं इसे घर पर नहीं छोड़ सकती। ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो मेम साहब अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। तुम कल ही तो आई हो और तुमने पैसे मांगना शुरू कर दिया। मेम साहब की बातें सुनकर सविता की आंख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है तुम रोना बंद करो। सविता की मेम साहब सविता को कुछ पैसे देती है। सविता उन पैसों को देखकर बड़ी खुश होती है। वो उन पैसों से घर के खाने का कुछ सामान और अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो सबसे पहले अपनी बच्ची को दूध पिलाती है, फिर सबके लिए खाना बनाकर खिलाती है। और अगले दिन सविता जल्दी उठकर अपने घर का काम करके अपनी बच्ची को गोद में लेती है और काम के लिए निकल जाती है। मेम साहब के घर पहुंचकर वो एक कपड़े से अपनी बच्ची को बांधती और घर का काम करने लगती। इससे सविता की बच्ची को भी ये महसूस होता कि वो अपनी माँ के साथ है और वो रोती भी नहीं। सविता भी इस तरह से आराम से काम कर लेती। सविता की मेम साहब इस तरह से उसे काम करते देख हैरान होती है। इस सविता की कोई तो मजबूरी रही होगी जो ये अपनी छोटी बच्ची को कमर पर बांधकर रोज इस तरह से काम करती है। वाकई में माँ तो माँ है, महान है माँ। जब सविता घर का सारा काम कर लेती वो अपने घर चली जाती। ऐसे ही सविता रोज अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर काम करने लगी थी। अब तो सविता को इस तरह काम करने की आदत सी पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता रात को अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पाता और ये भी अभी तक पूरी तरह कुछ काम करने की हालत में नहीं है। क्यों ना मैं और घरों में काम करना शुरू कर दूं, इससे घर की थोड़ी बहुत पैसे की परेशानी तो दूर होगी। और अगली सुबह आज सविता और दिन से भी पहले उठकर अपने घर का सारा काम कर लेती है और वो अपनी बच्ची को लेकर काम के लिए निकल जाती है। वो अपनी मेम साहब के घर पहुंचकर अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर उनका सारा काम कर देती है। फिर वो और घर में काम ढूंढने के लिए चली जाती है। सविता के काम की वजह से उसे दूसरे घरों में काम मिल जाता है। अब सविता और घरों में भी काम करने लगी थी। मैं मेरी बच्ची को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसे डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसे ही सविता रोज अपनी बच्ची को अपनी कमर पर बांधकर दूसरों के घरों में कभी बर्तन साफ करती तो कभी खाना बनाने का काम करती। सविता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। सविता की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और फिर एक दिन जब सविता की बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और वो एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी थी। माँ, मुझे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है। अब आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है माँ, इसलिए अब तुम्हें घरों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। रीना अपनी माँ को वो हर खुशी देना चाहती थी जो एक बेटी अपनी माँ को दे सकती।